भाई सेकंड लेक्चर है, इसमें मैं तुमको ईक्यू वगैरह बताऊंगा कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। ईक्यू की एडवांस चीज़ें जो शायद बाकी लोग तुमको ना बताएं, और ईक्यू करते कैसे हैं। अगर तुमको बिल्कुल ईक्यू के बारे में नहीं पता तो भाई ये वीडियो एग्जैक्टली तुम्हारे लिए है। तुमको 0 to 100 में सब बताऊंगा। तो हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ये रिसेंटली मैंने बनाया था, शायद यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, मैं लिंक वगैरह दे दूंगा, वरना मेरी वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा। हम इस पे ईक्यू करेंगे कि भाई हम मैंने ईक्यू क्या किया, क्यों किया, क्योंकि मोस्टली आर्टिस्ट जो हैं वो वोकल्स वगैरह पे ही काम करते हैं और ऐसे यूट्यूब से बीट लेते हैं। तो मैं तुमको वही बताऊंगा कि इनको कैसे प्रोसेस करते हैं। बट पहले हम ये जान लेते हैं कि ईक्यू वो भाई होता क्या है। अब आते हैं अपना ईक्यू खोलते हैं। भाई ईक्यू समझने के लिए तुमको पहले फ्रीक्वेंसी समझनी पड़ेगी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे होती है। तो अगर तुम कुछ भी सुनते हो या कुछ भी म्यूजिक बनाते हो तो वो एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में रहता है। हम इंसान 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक कुछ भी चीज़ सुन सकते हैं। तो हम कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब इसी के बीच में है। और ये जो है EQ, इसका काम होता है फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना और टोन को शेप करना। तो यहाँ से तुम कोई किसी भी एरिया की फ्रीक्वेंसी उठा सकते हो और उसको कट डाउन कर सकते हो, डिपेंडिंग कि वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारे एलिमेंट के हिसाब से अच्छी है या बुरी है। अब तुमने आर्टिस्ट वगैरह को या मोस्टली डीजे को ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई बेस बढ़ा दे या ट्रेबल बढ़ा दे। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, तुमने यहाँ से ऊपर किया, ये तुम्हारा बेस बढ़ गया। तुमने यहाँ से ऊपर किया, ये तुम्हारा ट्रेबल बढ़ गया। अब बेस, ट्रेबल, पिच, ये हम EQ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं वो बता देता हूँ। तो ये वाली जो तुम्हारी साइड है, ये वाली साइड जो है वो होगी तुम्हारी बेस वाली। और ये वाली जो साइड है ये होगी तुम्हारी ट्रेबल वाली। ये ऊपर देखो, यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बेस, सब, लो, मिड्स, मिड्स। और इसका रिलेशन जो है वो पिच के साथ कैसा है। तो ये जो ट्रेबल वाली साइड है, इसमें जो साउंड है वो तीखी तीखी साउंड करेगी। यहाँ पे जितनी भी पतली आवाज़ है जो हाई पिच्ड है वो सब इस साइड होगी। और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा वैसे वैसे जो तुम्हारी पिच है वो भारी पिच से लेके जो लो पिच है वो अब हाई पिच तक जाती रहेगी। तो इस साइड में है जो पिच है वो लो होगी, और जो इस साइड में है पिच वो हाई होगी। ये तुम्हारा पिच का कंसेप्ट है। अब ये क्या है, इससे जो मैं अभी ये फेडर कर रहा हूँ ये तुम्हारा वॉल्यूम वाला फेडर है। इससे तुम्हारी वॉल्यूम ऊपर नीचे होगी यहाँ पे, और तुम यहाँ पे जाओगे, इससे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आगे पीछे होगी। और ये जो है, इससे तुम्हारी ये जो टोकन्स है इनको हम टोकन बोलते हैं। इन टोकन की विड्थ या जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है वो कम या ज़्यादा होगी। मान लो मेरे को सिर्फ इतनी 0% फ्रीक्वेंसी इस एरिया की टारगेट करनी है, या 3%, 1%, या मेरे को स्पेसिफिक यही फ्रीक्वेंसी टारगेट करनी है, तो मैं इसको ऐसे बढ़ा लूँगा और इसको ऐसे करके कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का और अपने EQ का खेल है। मोस्टली जो सारी चीज़ें हैं वो यहीं पे होती है। तुम्हारी जितनी भी साउंड या जो भी तुमको अपने वोकल्स की टोन चेंज करनी होती है, इंस्ट्रूमेंट की टोन चेंज करनी होती है, वो सब यहीं पे होता है। ये जो है, अगर तुम EQ अच्छे से जान गए, ये तो तुम्हारा 50% से ज़्यादा मिक्सिंग तो यही कंप्लीट हो जाती है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किक लेते हैं। हम एक लेंगे किक, एक लेंगे हम क्लैप। इसको करेंगे पैटर्न मोड पे। ये हमने बहुत बेकार बेसिक बीट बनाई है जो किसी काम की नहीं है, बट इससे तुमको फ्रीक्वेंसीज और ये सब सुनने को मिल जाएगा। अब मैं एक टाइम पे सिर्फ अपना किक को चलाऊंगा, ठीक है। अब मेरी सिर्फ किक चलेगी। अब तुम ये देखना कि किक की फ्रीक्वेंसी अपने EQ पे
कहाँ लाई करती है? EQ को हम अपने मास्टर चैनल पे जाके खोलेंगे, क्योंकि जो सारी वॉल्यूम है वो मास्टर चैनल पे आएगी। अब जो हमारी किक है, तुम ध्यान से देखना, वो इस साइड लाई करेगी। उसकी मोस्ट साउंड जो है भर भर के वो इस साइड आएगी। क्योंकि जो किक है वो एक बेस एलिमेंट है, उसकी जो साउंड है वो लो पिच होती है, तो वो इस साइड लाई करेगी। अगर मैं यहाँ से किक का ऐसे बढ़ा दूं, तो अब ये किक बिल्कुल अच्छी नहीं कर रही, ये अच्छी सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि किक का जो काम होता है वो बेस की जगह पे होता है, बेस यहाँ पे और सब बेस पे, इसलिए वो यहाँ पे बज रही है। ऐसे ऐसे वोकल्स की भी अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एक बीट की अलग होती है, मतलब बीट के जो एलिमेंट्स हैं उसकी अलग होती है, मेलोडी की अलग होती है। हर एलिमेंट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। अगर तुम उस फ्रीक्वेंसी रेंज से बाहर जाके कुछ बूस्ट करते हो या कट करते हो, तो वो तुमको अच्छा साउंड नहीं करेगा। जैसे जो किक है वो मेरी लो एंड पे बज रही है, अगर मैं किक का हाई एंड बूस्ट कर दूं तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। सेम हम जाते हैं अपना क्लैप के ऊपर। ये जो क्लैप का हमारा काम है वो ये है कि वो इस साइड पर बजेगी, और थोड़ी सी हाई मिड्स और प्रेजेंस की जगह पे एक थोड़ी सी शार्पनेस लाएगी, एक मीडियम टू हाई पिच साउंड करेगी। अगर मैं यहाँ पे जाके इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पूरी ही हटा दूं और अपने ये बूस्ट कर दूं, तो अब ये क्लैप क्लैप के जैसे साउंड नहीं करेगी। समझ रहे हो? जब मैंने इसको ऐसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको, इसके जो लोज हैं वो काट दिए, जो मिड्स हैं इसके बढ़ा दिए, और जो इसकी प्रेजेंस है वो हल्की सी बूस्ट कर दी, तो अब ये कितनी अच्छी क्लैप साउंड कर दी है। तो ऐसे ऐसे तुम अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर अलग अलग EQ करते हो, क्योंकि हर एलिमेंट, हर इंस्ट्रूमेंट या तुम्हारे वोकल्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो EQ भी उस हिसाब से अलग ही होगा। ऐसे ही तुम्हारा हाई हैट्स है, हाई हैट्स जो है वो इस एरिया में ज़्यादा बजती हैं। और जो तुम्हारे वोकल्स हैं, क्योंकि तुम मोस्टली वोकल्स पे काम करोगे, तो मैं तुमको वोकल्स का बता देता हूँ। वोकल्स जो हैं वो इस एरिया में, ये जो एरिया है 2000 हर्ट्ज से लेके 4000 हर्ट्ज तक, वो यहाँ पे वोकल्स की प्रेजेंस है। तुम अगर वोकल्स को बूस्ट करोगे तो वो जनरली इस एरिया से लेके यहाँ कहीं पे लाइक करेगा। तुम वोकल्स को यहाँ जाके कभी बूस्ट नहीं करोगे, या यहाँ कभी बूस्ट नहीं करोगे। हल्का सा चल सकता है, आधे डीबी का, 1 dB का यहाँ पे, बट ऐसा नहीं कि तुम इतना ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट कर रहे हो या इतना ज़्यादा यहाँ बूस्ट कर दिया, तो वोकल्स की पूरी ट्यून या टोनल बैलेंस खराब हो जाएगा। तो ये हमारा EQ का काम होता है। अब भाई मैं तुमको प्रैक्टिकल यूज़ दिखाता हूँ कि वोकल्स पे कैसे EQ करते हैं। ये हटा दो भाई, ये सब डिलीट कर दो, किसी काम का नहीं है। ये हमारे वोकल्स हैं, ये बज रहे हैं 8th चैनल पे। इसको नाम दे देते हैं मेन वोकल्स। अब हम 8th चैनल से उठा के इसको लाते हैं हम 30 पे। अगर हाँ, मैं तुमको ये नहीं बताया कि इसको, अगर तो तुम्हारा एलिमेंट्स है जो यहाँ पे ऐड होंगे, उसको तुमको यहाँ पे अपने मिक्सर पे कैसे लिंक करना है, तो तुम क्लिक करोगे और यहाँ से इसको चेंज कर दोगे, और तो वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या तुम अपने इस पे जा सकते हो, तो चैनल रैक को सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल और L दबा सकते हो। जैसे तुम कंट्रोल L दबाओगे, ये अलग अलग मिक्सर चैनल पे लिंक हो जाएगा। जैसे अभी ये है 1 और 19 पे, मैं फिर से कंट्रोल L दबाऊंगा,
तो ये 24 और 26 पे लिंक हो जाएगा, 24 और 26 पे। और इसी के साथ तुम कलर वगैरह भी दे सकते हो इसको थोड़ा बेटर दिखने के लिए। अब हम चलते हैं EQ पे। ये है हमारा 30 पे। पहले इसको रॉ सुनते हैं कि ये बिना किसी प्रोसेसिंग के कैसे साउंड कर रहा है। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा, मर के भी होंगे ना हम दोनों जुदा, चाहे मर भी जाऊं। ठीक है, ये हमारा वोकल है। अब हम वोकल्स को EQ करेंगे। तो हम भाई पहले खोलते हैं अपने EQ को। EQ में अब मैं तुमको बता देता हूँ, EQ के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है सब्ट्रैक्टिव EQ और दूसरा होता है एडिटिव EQ। अब ये क्या होता है भाई, जैसे सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कहीं से कुछ निकालना, और एडिशन का मतलब होता है कहीं पे कुछ डालना। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, तुम पहले जो बुरी फ्रीक्वेंसीज हैं जो चुभ रही हैं या जो अच्छी नहीं लगती, तुम उसको हटाओगे, क्योंकि तुम हमेशा सफाई पहले करते हो, उसके ऊपर डेकोरेशन करते हो। तो पहले तुम सफाई करोगे, पहले तुम जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट है, एलिमेंट है, किक बेस वोकल्स, उसको पहले क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद उस पर तुम एडिशनल फ्रीक्वेंसीज ऐड करोगे। तो पहले हम जो करते हैं वो होता है हमेशा वोकल्स या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्लीनिंग। क्लीनिंग में तुम्हारा आता है वॉइस, मतलब जो बैकग्राउंड रिमूवल होता है, तो नॉइज रिमूवल होता है वो आता है। और जो तुम्हारा होता है फ्रीक्वेंसीज को, जो अनवांटेड जो मडी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हटाना। तो अभी हम सीख रहे हैं कि पहले सब्ट्रैक्टिव EQ कैसे करते हैं वोकल्स के ऊपर, जिसमें हम अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को क्लीन करेंगे। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा, मर के भी होंगे ना हम दो। तो मैं तुमको जनरली वोकल्स में बता देता हूँ कि वोकल्स की प्रोसेसिंग कैसी दिखती है। हम हाइज बूस्ट करते हैं, थोड़ा सा ये बूस्ट करते हैं, इसको तो पूरा ही कट कर देते हैं, ये जो ये वाला एरिया होता है। और बाकी रेजोनेंस जो है अपना, यहाँ पे जाके जो भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, उसको हम कट कर देते हैं। तो कैसे करते हैं पहले ये देखो। पहले हम इसका जो लो एंड है वोकल्स का उसको हटा देंगे, क्योंकि वोकल्स में हमको जो मडी फ्रीक्वेंसीज हैं, जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज होती है, जो बेकार होती हैं, वो सब इस एरिया के आसपास लाया करती है। तो हमको मिक्स के दौरान ये सब नहीं चाहिए होता, इसलिए हम ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो हटा देते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और टाइप पे जाएंगे, हाई पास। हाई पास क्या होता है भाई, जब तुम हाई पास करोगे, हाई पास और लो कट सेम चीज़ होती है। हाई पास में जो तुम्हारी लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कट जाएंगी और जो हाईज हैं वो पास हो जाएंगी। ऐसे तुम समझ सकते हो। ऑर्डर पे जाओगे, इसको कर देना स्टीप 4 या स्टीप 6, जैसा भी अच्छा लगता है। इसको थोड़ी इसकी परसेंटेज है, जैसे 57-60, इसको यहाँ से तुम इंक्रीज कर सकते हो। अब हम जो करेंगे, हम इसको काटेंगे, वोकल्स की जो मडी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हटाएंगे। और हमें किस बेसिस पे और कितना हटाते हैं वो मैं तुमको बताता हूँ। तुमको इतनी फ्रीक्वेंसीज हटानी है जब तक वो जो तुम्हारे मेन वोकल्स को इम्पैक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, इश्क है मेरा तू ही मेरा अगर मैंने इतना ज़्यादा कट कर दिया तो मेरे वोकल्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बट अगर मैं यहाँ तक कट करूँगा, इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा, मर के भी होंगे ना हम दोनों जुदा। इस एरिया के आसपास मैं इतनी फ्रीक्वेंसीज जो यहाँ पे फालतू की थी मैंने वो सब हटा दी। बट जब मैं यहाँ पे लाया तो ये एक पॉइंट है, अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे जाऊँगा, मान लो मैं 154 से यहाँ तक जाता हूँ, तो मेरे मेन वोकल्स का जो बेस है वो बेस हट जाएगा, मड हटने के बजाय, क्योंकि मेरे को मड हटानी है, मेरे को बेस नहीं हटाना। इसलिए मैं इस वोकल्स पे, ये सिर्फ इस वोकल्स के लिए है, ये ऐसा नहीं कि दुनिया के हर वोकल्स पे तुमको 154 रखना है। वो तुम सुनोगे और तुमको पता लग जाएगा कि किसके ऊपर तुमको कितनी कटिंग या कितनी क्लीनिंग की ज़रूरत है। अभी अगर मैं इससे आगे जाता हूँ तो जो मेरे मेन वोकल्स हैं उसकी जो मेन फ्रीक्वेंसीज हैं
वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसलिए मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा मर के भी होंगे ना हम दोनों जुदा चाहे मर भी जाऊं मर के भी जाऊं। हमने जो क्लीन किया था, मैं तुमको बताने के लिए कि हमने कितना क्लीन किया था, हमने ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो किसी काम की नहीं है, हमने वो सारी फ्रीक्वेंसीज हटा दी। अब ये बहुत थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज है, बट जब इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती आती है, जब तुम स्पीकर्स पे सुनोगे तो यही बहुत इरिटेटिंग साउंड करता है। जैसे अब सुनो, तो हमने इतनी फ्रीक्वेंसीज हैं वो हटा दी हैं, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक हमारी जो है भाई मड है, हमने उस मड को क्लीन कर दिया। इस वोकल्स के हिसाब से ये 144 या 154 के आसपास ये जोन था जहाँ पे मैं कटिंग भी कर सकता हूँ, मेरे वोकल्स क्लीन भी हो जाएंगे और मेरे मेन वोकल्स पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहीं तक इसको रखा। अब हम आते हैं नेक्स्ट। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा मर के भी होंगे ना हम दोनों जुदा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि रेजोनेंस कैसे हटाते हैं और जो स्वीपिंग मेथड होता है वो कैसे काम करता है। देखो, ये जो एरिया है हाई मिड्स वाला, प्रेजेंस वाला, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे तुमको, अगर तुम इसको क्लिक करोगे, इसकी जो परसेंटेज है यहाँ से इसको ज़ीरो करोगे, ये यहाँ से इसको ज़ीरो करोगे और इसको एकदम ऊपर ले जाओगे, तो इस एरिया में तुमको बहुत ज़्यादा सीटी जैसी साउंड सुनाई देगी, और ऐसे घर घर और सीटी जैसे। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा मर के भी होंगे। हाँ, ये जो ऐसे सीटी वाली आवाज़ सुनाई दी, तो ये जो साउंड है ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, तो हम प्रेफर करते हैं कि ऐसे ऊपर ले जाओ और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे एरिया में फ्रीक्वेंसीज ढूंढो जो बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग है और जो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं, और हम ऐसे पकड़ के इसको डाउन कर देते हैं फिर। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा। मेरे को पसंद नहीं आई, मैंने इसको नीचे कर दिया। सेम इसको उठाऊंगा यहाँ पे, इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा मर के भी होंगे ना हम दो। ये जो साइड है बेस और मिड्स वाला, यहाँ पे तुमको घर घर या ऐसी साउंड सुनाई देगी जैसे कोई ग्लास में बोल रहा है या ग्लास के अंदर फूक मार रहा है, तो ऐसी साउंड जब तुमको ज़्यादा सुनाई दे तब तुमको हटाना है। क्योंकि अगर देखो तुम किसी भी फ्रीक्वेंसी को उठाओगे, कितना भी उठाओगे, तो वो ऑब्वियसली गंदी साउंड करेगी, बट तुमको ये देखना है कि इसके आसपास की जो फ्रीक्वेंसीज है, क्या ये इससे ज़्यादा साउंड कर रही हैं कि नहीं कर रही। मतलब इश्क अगर यहाँ पे मेरे को एक सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही है और अगर मेरे को यहाँ पे भी एक सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इन दोनों में से कौन सी जो मेरे कानों को चुभ रही है और कौन सी जो ज़्यादा लाउड है, मैं उसको कम करूँगा। वरना अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ऐसे ऊपर करके नीचे कम करता रह जाऊँगा, तो मेरा आधा एक घंटा तो ऐसे 10-20 टोकन्स एडजस्ट करके इन्हीं को ऐसे डाउन डाउन करने में लग जाएगा, और वो हमको नहीं करना। हमको फ्रीक्वेंसीज उठानी है जो इरिटेट कर रही हैं, जो एकदम ही अलग साउंड कर रही हैं, हमको उसको कम करना है। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा मर के भी होंगे ना। तो यहाँ पे जैसे मेरे को अब लग रहा है कि मेरे को इसको थोड़ा सा और आगे करना चाहिए, मैंने इसको थोड़ा सा और कट कर दिया। अब इस साइड में मेरे को सुनाई दे रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो घर घर करके इरिटेट कर रही है, तो वो मैं निकाल दूंगा। अब भाई मेरे को कैसे पता लग रहा है कि मेरे को यहाँ से निकालना है या यहाँ से निकालना है। देखो, इसी को कहते हैं ईयर ट्रेनिंग। जब तुम महीनों की प्रैक्टिस लगाओगे, अलग अलग टाइप के गाने सुनोगे, बार बार सुनोगे, तो तुमको ये पता लग जाएगा कि कौन सी साउंड जो है वो अच्छी है, कौन सी बुरी है। और जब तुम बार बार EQ पे आओगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को देखोगे, सुनोगे, तो तुमको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी जो है तुमको निकालनी है, कौन सी रखनी है, कितना बूस्ट करना है। एक टाइम के बाद तुम डायरेक्ट EQ खोलोगे, इसको ऐसे
एकदम इसकी जो बैंडविड्थ है एकदम कम करोगे और एकदम एग्जैक्ट उसी फ्रीक्वेंसी पे जाके उसको पिक कर पाओगे और उसकी वॉल्यूम डाउन कर दोगे। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को भी पता नहीं था ये सब क्या होता है, तो मैं ऑलमोस्ट ऐसे जाता था फ्रीक्वेंसी पे और इस एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ पे 10-20 कट्स मारता था। यहाँ पे भी कट कर दिया, यहाँ पे फिर एक और EQ लगाया, फिर और 10-15 कट कर दिए। तो मेरे को कभी समझ नहीं आया कि मैं इतने कट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी ईयर ट्रेनिंग नहीं हो रखी थी ढंग से और मैं जो भी फ्रीक्वेंसी सुनता था वो मेरे को इरिटेट करती थी। तो जब थोड़े टाइम बाद, 5-6 महीने बाद, मेरे कान इन फ्रीक्वेंसीज को लेके थोड़े स्ट्रॉन्ग बन गए, तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कट करता इस वाले एरिया में। अगर इसमें सुनाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे भी कुछ कर देता हूँ। बट अगर तुम यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3 या 4 कट से ज़्यादा कर रहे हो तो तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुमको फिर अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह फिर से करनी पड़ेगी, तुमको देखना पड़ेगा कि क्या गलत है। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा, मर के भी होंगे ना हम दोनों जुदा, चाहे मर भी जाऊं मर के भी चाहूँगा, तू याद करना दिल से मिलने मैं आऊँगा। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा, मर के भी होंगे ना हम। ये तो था भाई हमारा सब्ट्रैक्टिव EQ, हमने इसमें से बहुत कुछ काट दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है एडिटिव EQ, कि हमने देखो इतनी फ्रीक्वेंसीज तो काट ली, अब इसमें कुछ ऐड भी तो करना पड़ेगा इसको कंपनसेट करने के लिए। तो अब आता है एडिशन वाला पार्ट। हमने बुरी फ्रीक्वेंसी इसमें जाके हटा दी, अब जो अच्छी फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम अच्छे से जाके उठा देंगे। उससे पहले मैं तुमको ये बता दूं कि जो तुम्हारा मिक्स है ना वो तभी अच्छा बन पाएगा जब तुम रिकॉर्डिंग अच्छे से कर पाओ। तो जैसे ये वाला ट्रैक है, इसकी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रखी है, बट इसमें से हेडफोन में से वॉइस साउंड लीक हो रही है, तो इसमें से ध्यान से सुनना। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा, मर के भी होंगे ना। भाई इसमें से पीछे जो बीट की आवाज़ लीक हो रही है, और जैसे मैं काफ़ी गाने सुनता हूँ जिसमें से बीट की आवाज़ जो है हेडफोन्स में से लीक होके माइक में चली जाती है। तो तुम ट्राई करना कि अपने गानों में ये सब गलतियाँ ना करो, क्योंकि जितनी अच्छी तुम्हारी रिकॉर्डिंग होगी उतना ही अच्छा मिक्स होगा। ऐसे नहीं होगा कि तुम फ़ोन से कुछ रिकॉर्ड करो और मिक्स एकदम ड्रेक या रफ्तार जैसा तुमको मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर तुम रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं कर पाओ तो ये जो तुम देख रहे हो ना इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ये सब बेकार है। तो तुम ये देखना कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो। अब हम चलते हैं इसके एडिटिव EQ पे, कि भाई इसकी जो अच्छी फ्रीक्वेंसीज हैं वो कैसे पता लगाए और उनको कैसे बूस्ट करें। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा, मर के भी होंगे ना हम दोनों जुदा, चाहे मर भी जाऊं मर के भी चाहूँगा, तू याद करना दिल से। मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बूस्ट कर दिया 4 dB का, और इसको 2.5 dB के आसपास। तो मैंने ये बूस्ट क्यों किया, भाई देखो ये जो रेंज होती है ना हाई मिड से लेके प्रेजेंस वाली, ये ऐसी रेंज होती है जहाँ हमारे वोकल्स हमको ज़्यादा अच्छे से सुनाई देते हैं, और ये हमारे वोकल्स की क्लैरिटी रहती है। तो अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे वोकल्स अच्छे से क्लियर साउंड नहीं कर पा रहे, तो उनको क्लियर करने के लिए तुमको ये वाला जो एरिया है ना उसको सुनना पड़ेगा, और जहाँ तुम्हारे वोकल्स की मेन रेंज लाई कर रही है उसको भाई तुमको यहाँ से उठाना पड़ेगा। मैंने ये 2.5 dB तक उठाया था, इसको 2 कर देते हैं, इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं। इससे तुम्हारे वोकल्स में जो हाई पिच फ्रीक्वेंसीज हैं वो आप बढ़ जाएंगी, उनके लेवल्स बढ़ जाएंगे, और इससे तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अब हम हल्का सा इस पे इसके बेस को बहुत थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं कि कहाँ हमको बेस की वॉल्यूम बढ़ानी इश्क है। है मेरा तो ही मेरा खुदा, मर के भी होंगे ना हम दोनों जुदा, चाहे मर भी जाऊं। बेस में भी मैंने बहुत कम उठाया, एकदम ना के बराबर 1 dB उठाया, बहुत कम है बट कोई नहीं।
इतना ही उठाना होता है। मिक्स में तुमको बहुत अजीब अजीब चीज़ें नहीं करनी होती कि तुम यहाँ जा रहे हो 10 dB उठा दिया, 6 dB उठा दिया। बिल्कुल मिनिमम जितना हो सके उतना कम तुमको एफर्ट डालना है, क्योंकि जो वोकल्स होते हैं, अब मैं तुमको एक एडवांस टिप बता देता हूँ। तुमको जो EQ है वो सिर्फ उतना करना है कि जो तुम्हारे ओरिजिनल वोकल्स हैं और जो प्रोसेस्ड वोकल्स हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक जैसे साउंड करें, और जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी हट जाएं और वोकल्स में क्लैरिटी भी आ जाए। तो मैं इसको बिना प्लगइन्स के सुनाऊंगा और फिर प्लगइन्स के साथ सुनाऊंगा। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा मर के भी होंगे ना। देखो, मेरी वोकल मिक्स में जो मैंने EQ किया वो मेरा बस इतने में ही हो गया। मैं इससे ज़्यादा EQ वगैरह कुछ नहीं करूँगा। और जो हमारा इनपुट था, जो वोकल्स हमको रिकॉर्डेड मिले थे और जो मैंने प्रोसेस किए, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उसमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। और यही जो होती है एक अच्छे मिक्स इंजीनियर की कला होती है, कला कह लो, स्किल कह लो, या जब भी वो मिक्स करने बैठता है तो उसका जो इनपुट होता है, जो आउटपुट होता है, वो ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होता, वो ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करते हैं। तो तुमको EQ उतना ही करना है जितने की ज़रूरत हो। तुमको ये नहीं करना कि भाई यहाँ जा रहे हो क्रेजी क्रेजी कुछ भी बूस्ट कर रहे हो, कुछ भी कट कर दिया। बहुत छोटी छोटी एकदम सटल इफेक्ट लाना है, बहुत माइनर सा चेंज करना है। तो ये था तुम्हारा EQ का लेसन। अब मैं तुमको एक और एडवांस टिप बता देता हूँ, क्योंकि जो लोग लास्ट तक रुकते हैं उनका थोड़ा तो और फ़ायदा होना चाहिए। EQ होता है भाई एक और टाइप का, थर्ड टाइप, इसे कहते हैं डायनामिक EQ। ये प्लगइन मैंने कौन सा यूज़ किया है, फैब फिल्टर का Q3 है। मैं बता दूंगा भाई कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना, क्या सब बता दूंगा। ये जो है ये बहुत अच्छा EQ है। अगर तुम EQ देखो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट इसमें एक अलग फीचर है, वो होता है डायनामिक EQ का। मैं वो बता दूंगा क्या होता है कैसे नहीं। मान लो मैंने ये फ्रीक्वेंसी उठाई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को चाहिए कि यार ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, एक टाइम के बाद चलते चलते ना 5 dB कम हो जाए, 5 dB, 6 dB। मैं चाहता हूँ कि ये फ्रीक्वेंसीज अभी तो सही साउंड कर रही हैं, पर जैसे ही लेवल बढ़ जाएगा इसका, ये इतनी ऊपर जाने लग जाएगी, तो ये 5 dB कम साउंड करे। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे गए और इसका जो लेवल है डायनामिक EQ का, डायनामिक मतलब कोई चीज़ चल रही है, उसको हम चलते चलते चेंज कर रहे हैं। अब हम इसको चलते चलते कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कम हो जाए, और ये कब कम हो जाए वो हम इस थ्रेशोल्ड से देखेंगे। इश्क है मेरा ये यहाँ पे तुम देखना एक ऑडियो का बार आएगा। मैं चाहता हूँ जब भी ये ऑडियो का बार इस येलो रेंज से ऊपर जाए, जब भी ये ज़्यादा साउंड करने लग जाए, तो उस टाइम पे ये 5 dB कम हो जाए, और कहाँ कम हो जाए, वो इस लेवल पे कम हो जाए। तो तुम इसको उठा के यहाँ पे भी ला सकते हो, यहाँ पे भी ला सकते हो, तुम इसको बढ़ा भी सकते हो, इसको कम भी कर सकते हो, और तुम इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। ये होता है डायनामिक EQ। और एक बार इसको लाइव, इसको बेस के ऊपर देख लेते हैं। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा मर के भी होंगे ना हम दोनों जुदा। अब मैं इसको चाहे कितना भी ऊपर नीचे कर लूँ, ये जब अपने थ्रेशोल्ड के आसपास जा ही नहीं रही वॉल्यूम, क्योंकि मैं थ्रेशोल्ड यहाँ है, वॉल्यूम यहाँ तक जा रही है, तो ये कभी ऊपर या नीचे आ ही नहीं पाएगा। अब हम इसका क्या नाम है, थ्रेशोल्ड एडजस्ट करते हैं। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा मर के भी होंगे ना हम दोनों जुदा चाहे मर भी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि जैसे ये पूरे अपने वोकल्स की वॉल्यूम इस लेवल के ऊपर जाएगी, तो जो ये वाली फ्रीक्वेंसीज हैं वो 9 dB तक या 6 dB तक कम हो सकती हैं, जब हमारा थ्रेशोल्ड 19 dB के आसपास टच करेगा। ये होता है डायनामिक EQ, चलते चलते लाइव EQ ही। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा मर के भी होंगे ना
हम दोनों जुदा चाहे मर भी जाऊं। अब जैसे मैंने ये सब कुछ कर दिया, अब मेरे को लग रहा है कि इसमें एक सीटी जैसी आवाज़ मेरे को साउंड कर रही है, तो मेरे को इरिटेट कर रही है। अब मैं यहाँ जाऊँगा और उस फ्रीक्वेंसी को ढूंढूंगा जो कि अराउंड इस रेंज के आसपास है, और उसको कम कर दूंगा। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा मर के भी होंगे ना हम दोनों जुदा चाहे मर भी जाऊं मर के भी चाहूंगा तू याद करना दिल से। इश्क है मेरा तू ही मेरा खुदा मर के भी होंगे ना हम दोनों जुदा चाहे मर भी जाऊं। हम्म, तो ये एक फ्रीक्वेंसी थी जो मेरे को लग रही थी कि ये इरिटेट कर दिया है और ये एकदम अलग ही आउट ऑफ द मिक्स जा रही है। मैंने इसको उठाया और इसको कम कर दिया। भाई ये तो तुम्हारा EQ का लेक्चर। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, जो है हमारा कंप्रेसर और लिमिटर का।